नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मनीष स्टडी क्लासरूम। विगत वर्षों में बार बार पूछी जाने वाले भारतीय भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि बार बार एग्जाम में, कम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार आए हैं, जो कि यूपीपीसीएस, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग, सुपर टेट, लेखपाल, वीडियो एंड अदर एग्जाम में बार बार ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप लोग क्वेश्चंस को देखिए और रखिए कि कितने क्वेश्चन आप लोग कर पाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही लाइक और जितना हो सके शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं भारतीय भूगोल सामाजिक अध्ययन से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन। भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? देखिए, जो भिलाई इस्पात कारखाना है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत इस्पात कारखाने कई हैं, जिसमें भिलाई इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़ में आ जाएगा। राउरकेला इस्पात कारखाना उड़ीसा, बोकारो जो है वो झारखंड में, बोकारो आ जाएगा झारखंड में। झारखंड में बोकारो एंड मेनी अदर स्टील प्लांट इन स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन सा रिहंद परियोजना से संबंधित है? निम्नलिखित जलाशयों में से कौन सा रिहंद परियोजना से संबंधित है? ऑप्शन ए गांधी सागर, ऑप्शन बी गोविंद बल्लभ पंत सागर, ऑप्शन सी जवाहर सागर, ऑप्शन डी गोविंद सागर। ऑप्शन दीजिए आप लोग, कौन सा सही होगा इसका। देखिए, रिहंद बांध परियोजना उत्तर प्रदेश में सोन नदी की प्रसिद्ध परियोजना है। ये सोन नदी की सहायक नदी रिहंद पर मिर्ज़ापुर जिले में पिपरी नामक स्थान पर बनाया गया है। सॉरी, मिस्टेक हो गया, ये मिर्ज़ापुर नहीं, सोनभद्र जिले में स्थित है, जो कि पिपरी नामक स्थान पर बनाया गया है। और इस बांध के पीछे गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक एक कृत्रिम झील बनाई गई है, जो कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो इस प्रकार ये सबसे बड़ी क्वेश्चन बनेगा कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो आप लोग क्या आंसर मारेंगे? गोविंद बल्लभ पंत सागर। ये कहाँ स्थित है? सोनभद्र जिले में। तो निम्नलिखित जलाशयों में से कौन सा रिहंद परियोजना संबंधित है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। क्वेश्चन नंबर 1 तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 इससे पूछा जाएगा कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। कहाँ स्थित है यह सोनभद्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? सोनभद्र में। नेक्स्ट पॉइंट, शिव किला पर्वती दर्रा कहाँ स्थित है? शिव किला पर्वती दर्रा स्थित है। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी सिक्किम। सॉरी दोस्तों, सी डी की जगह सी हो गया है ऑप्शन में। तो आप लोग आंसर दीजिएगा कि शिव किला दर्रा कहाँ स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार यूपीपीसीएस एग्जाम में और कई बार अधीनस्थ चयन आयोग में पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में निश्चित ही आने की पूरी संभावना है। तो आप लोग बताइएगा कि शिव किला दर्रा कहाँ स्थित है। देखिएगा, शिव किला दर्रा की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और दर्रे जैसे कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा दर्रा? जम्मू कश्मीर में हो गया काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, बुर्जिल दर्रा। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में नीति दर्रा हो गया, माना दर्रा हो गया। उत्तराखंड में कौन सी हो गया? नीति दर्रा, माना दर्रा। सिक्किम का प्रसिद्ध दर्रा नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम में नाथुला दर्रा सिक्किम। इस प्रकार मैंने कई दर्रे की चर्चा की, जिसमें जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे स्थित हैं? काराकोरम। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि जम्मू कश्मीर में काराकोरम, जोजिला, बुर्जिल। उत्तराखंड में नीति दर्रा, माना दर्रा। हिमाचल प्रदेश में शिव किला दर्रा तो एक हो ही गया, और भी दर्रे हैं जिसमें रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचाला दर्रा और सिक्किम का नाथुला दर्रा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पिछली बार 2015 के लेखपाल के जो राजस्व लेखपाल का जो एग्जाम हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। यूपी पीसीएस एग्जाम में भी एक क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। साथ ही यूपी टेट जूनियर लेवल 2017 के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया। तब लोग आंसर दीजिएगा। देखिए, अगर भारत को कृषि जलवायु क्षेत्रों की देखें तो भारत को टोटल 15 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत को कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्रीय औषधीय प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो आप लोग आंसर दीजिएगा। वेरी वेरी फास्ट, जल्दी आंसर दीजिए कि केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। देखिए, केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला की बात करें तो लखनऊ में स्थित है केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला। और हैदराबाद में क्या स्थित है। हैदराबाद में राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान NEERI, अर्थात इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, हैदराबाद में। और भोपाल में क्या स्थित है, भोपाल में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। नोट डाउन करिएगा कि भोपाल में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। नई दिल्ली में कई संस्थान स्थित है, जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, लखनऊ में। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केंद्रीय खाद्य, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आ सकता है कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी मेरठ। तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है, मैसूर में स्थित है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है, मैसूर में। और नई दिल्ली की बात करें तो भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान। अभी मैंने 2 संस्थान की बात करी, जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, ये नई दिल्ली में स्थित हो गया। और लखनऊ की बात करें तो लखनऊ मैंने केंद्रीय औषधि विज्ञान संस्थान लखनऊ की भी चर्चा की। इलाहाबाद में कई संस्थान स्थित है। मेरठ किस लिए, स्पोर्ट्स संस्थान के लिए मेरठ प्रसिद्ध है, स्पोर्ट्स संस्थान के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, निम्न में से कौन सी मिट्टी भारत में कपास की खेती के लिए आदर्श है। निम्न में से कौन सी मिट्टी भारत में कपास की खेती के लिए आदर्श है। जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी, ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी। तो आप सब लोग आंसर दीजिए, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी आदर्श है। देखिए, कपास की खेती की बात करें तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त अच्छी मिट्टी जो होती है, आदर्श मिट्टी, वो काली मिट्टी होती है। थोड़ी सी हम काली मिट्टी के बारे में अगर चर्चा कर लेते हैं तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी जो है आदर्श मानी जाती है और इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाने जाते हैं। इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण ज्वालामुखी लावा के अपक्षय एवं अपरदन से हुआ है और यह लगभग 6.25 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी मृदा है। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी मृदा है यह काली मिट्टी। और सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन सी आती है, जलोढ़ मिट्टी। फर्स्ट नंबर पे यह जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी, दूसरे नंबर पे काली मिट्टी। इसके कुछ और बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। इसका जो सर्वाधिक अगर विस्तार, काली मिट्टी की सर्वाधिक विस्तार की बात करें तो यह सबसे अधिक पाया जाता है महाराष्ट्र में। सबसे ज़्यादा काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में। इसे सस्य काली मिट्टी भी इसे कहते हैं। यह प्रायः सूखने पर यह दरार युक्त चिपचिपी हो जाती है। इसे सस्य जुताई खेती के नाम से भी जाना जाता है इसे, काली मिट्टी को। तो काली मिट्टी किस लिए, कि कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार मैंने कपास की खेती के लिए कई सारे इसमें पॉइंट आप लोग बताए कि जिसमें फर्स्ट हो गया सबसे ज़्यादा विस्तृत क्षेत्रफल पर कहाँ पाया जाता है, महाराष्ट्र में। और इसे रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, नंबर 2। और कपास की खेती के लिए यह सबसे प्रसिद्ध है, नंबर 3। और यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी मृदा है, काली मिट्टी। नेक्स्ट पॉइंट,
धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार लोअर पीसीएस यूपी पीसीएस के एग्जाम में बार बार एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है। छात्र गलती क्या करते हैं, छात्र इस क्वेश्चन का गलत उत्तर दे के आ जाते हैं। तो आप लोग आंसर दीजिएगा। ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी पोटास। तो धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? धान का खैरा रोग देखिए जिंक की कमी से होता है। धान का खैरा रोग जिंक की कमी से होता है। और इस रोग में धान की जो पत्तियाँ हो जाती हैं हल्के पीले रंग के धब्बे बन जाते हैं। धान की पत्तियाँ को देखेंगे आप अगर, तो हल्के से पीले रंग के धब्बे बनते हैं जो कि बाद में कत्थई रंग के हो जाते हैं। और इसमें पौधे जो होते हैं वो सामान्य से छोटे हो जाते हैं, बौने हो जाते हैं और व्याप्त कमी हो जाती है, इसकी पैदावार कमी हो जाती है धान की। और यह प्रायः अगर कहाँ ये पाया जाता है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों की मुख्य समस्या है ये धान का खैरा रोग, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में। तो इस प्रकार धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? जिंक की कमी से। नेक्स्ट पॉइंट, खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल कौन सी है? ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी चना, ऑप्शन डी आलू। तो बताइए आप लोग की फसल कौन सी है? देखिए खरीफ की फसल की बात किया जाए तो आंसर दीजिएगा आप लोग कि खरीफ की फसल कौन सी है। जो खरीफ की फसल जो है वो धान है। और शेष अगर हम और आप लोग कमेंट में बताइए कि खरीफ की फसल और कौन कौन सी है। गेहूँ कौन सी फसल है? गेहूँ, चना और आलू। देखिए गेहूँ, चना और आलू ये कौन सी फसल है? रबी की फसल है। रबी की फसल के अंतर्गत गेहूँ हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, मैसूर, सरसों इत्यादि आते हैं। जबकि अगर खरीफ की फसल की बात करें तो इसके अंदर धान, ज्वार, बाजरा, मूंग, गन्ना आते हैं। और खरीफ की फसल कब बोई जाती है? खरीफ की फसल जो आती है वह जून से लेकर अगस्त के बीच खरीफ की फसल बोई जाती है। और इसके लिए खरीफ की फसल के लिए पानी की आवश्यकता करीब 150 से 200 सेंटीमीटर के करीब वर्षा की आवश्यकता होती है। गेहूँ की फसल की बात करें तो गेहूँ की जो फसल होती है अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच गेहूँ की फसल बोई जाती है। तो इस प्रकार धान जो है खरीफ की फसल है। जबकि रबी की फसल की बात करें तो गेहूँ, चना, आलू रबी की फसल है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रमाणित बीज के थैले पर लगे टैग का रंग होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्रमाणित बीज के थैले पर लगे टैग का रंग होता है। ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी सफ़ेद, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन बी पीला। आंसर दीजिएगा आप लोग कि प्रमाणित बीज के थैले पर लगे टैग का रंग होता है। प्राय आप लोग अगर मार्केट में अगर प्रमाणित बीज के थैले कभी खरीदे होंगे कोई बीज मार्केट में जाके, तो आप लोग देखे होंगे कि प्रमाणित बीज का थैला का जो टैग होता है वो किस कलर का होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नीला कलर। आप लोग टैग को ध्यान से देखेंगे तो जो टैग होता है वो नीले कलर का होता है, जो कि प्रमाणित बीज के थैले पर लगा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, निम्न में से भारत की कौन सी नदी एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? निम्न में से कौन सी नदी एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी कावेरी नदी, ऑप्शन डी कृष्णा नदी। तो कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? नर्मदा नदी जो होती है विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। आखिर में क्यों बहती है? देखिए विभ्रंश का तात्पर्य क्या होता है? विभ्रंश का जो तात्पर्य होता है, दो पहाड़ियों के मध्य एक सकरा क्षेत्र होता है। दो पहाड़ियों के मध्य आप लोग जैसे ये पहाड़ी हो गया और इसके मध्य ये सकरा क्षेत्र हो गया, ये सकरा क्षेत्र, इससे होकर वह नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी ये सतपुड़ा और विंध्य पहाड़ियों के बीच से होकर बहती है। और इसका उद्गम क्षेत्र की बात करें तो मध्य प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित अमरकंटक पहाड़ी है। नर्मदा नदी कहाँ उद्गम होती है? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में, अमरकंटक पहाड़ी में इसकी स्थित अनंतपुर जिले में अमरकंटक पहाड़ी से होकर बहती है। और यह नदी जबलपुर में भेड़ा घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन बन गया कि कपिलधारा जलप्रपात का एक और नाम है धुआंधार जलप्रपात। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो नर्मदा नदी है वह
डेल्टा की जगह एस्चुरीज का निर्माण करती है, डेल्टा की जगह एस्चुरीज का निर्माण करती है, क्योंकि इसका वेग जो होता है बहुत ही ज़्यादा स्पीड गति से नर्मदा नदी बहती है, तो यह डेल्टा की जगह एस्चुरीज का निर्माण करती है। तो इस प्रकार भारत की कौन सी नदी विवरण घाटी से करवाती है? नर्मदा नदी। नेक्स्ट पॉइंट, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। ऑप्शन ए बाढ़ नियंत्रण, ऑप्शन बी दुग्ध नियंत्रण, ऑप्शन सी सिंचाई विकास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? देखिए, जो ऑपरेशन फ्लड की बात करें तो यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। और दुग्ध उत्पादन कब शुरू किया गया था? ऑपरेशन फ्लड 1970 ईस्वी में। यह 3 चरणों में ये योजना चलाई गई थी, 3 चरणों में। 1970 में ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया था और यह परियोजना राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा प्रारंभ किया गया, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा। और इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक कौन थे? आप लोग आंसर दीजिए कि इसके संस्थापक कौन थे। देखिए, इसके संस्थापक की बात करें तो इसको वर्गीज कुरियन जो थे इसके संस्थापक थे। तो इस प्रकार ऑपरेशन फ्लड संबंधित है किससे? दुग्ध उत्पादन से। नेक्स्ट पॉइंट, सोनालिका किस फसल की प्रजाति है? सोनालिका किस फसल की प्रजाति है? एक आध क्वेश्चन ये लेखपाल में भी कई बार क्वेश्चन पूछा है, प्रजाति के बारे में प्रजाति के बारे में क्वेश्चन आते हैं। दे देगा आपको 4 फसलों के बारे में दे देगा और पूछेगा कि ये कौन सी फसल की प्रजाति है। तो सोनालिका किस फसल की प्रजाति है? गेहूँ की फसल। गांव के बच्चे जो होते हैं साधारण उनको मालूम रहता है कि सोनालिका किस फसल की प्रजाति है। किस फसल की प्रजाति है? गेहूँ की फसल है सोनालिका। और धान के बारे में अगर पूछेगा तो जया, रत्ना, पद्मा, ये जितने हैं ये धान के हैं। धान के कौन से हो जाएगा? जया, रत्ना। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, सिंचाई की किस विधि में सर्वाधिक पानी की बचत होती है? सिंचाई की किस विधि में सर्वाधिक पानी की बचत होती है? ऑप्शन ए टपक सिंचाई विधि, ऑप्शन बी छल्ला विधि, ऑप्शन सी प्रवाह विधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सिंचाई की किस विधि में सर्वाधिक पानी की बचत होती है? देखिए, टपक सिंचाई विधि। टपक सिंचाई विधि में सर्वाधिक पानी की बचत होती है। टपक सिंचाई विधि आखिर में है क्या? देखिए, इस विधि के अंतर्गत खेतों में पानी के पाइप का जाल बिछा दिया जाता है। खेतों में पानी के जाल, जैसे ये खेत हो गया तो यहाँ पे ये पाइप हो गया, ये पाइप का जाल बिछा दिया हम लोग। अब करते क्या है कि पेड़ों के जड़ों के पास पानी निकलने की एक टोटी लगा दी जाती है। यहाँ पे एक जड़ों के पास यहाँ पे टोटी लगा देंगे, ऐसे यहाँ पे टोटी लगा देंगे। यहाँ पे जो जड़ होते हैं, अब जहाँ से बूंद बूंद करके जल पौधे के जड़ों में जाता है, यहाँ से बूंद बूंद करके जो जल होता है पौधों के जड़ों में जाता है। और इस प्रकार से पानी की बचत भी होती है और पर्याप्त जल पौधों की जड़ों को मिल जाता है। इस प्रकार पानी की बचत भी हो जाती है। इस प्रकार सिंचाई की किस विधि में सर्वाधिक पानी की बचत होती है? टपक सिंचाई विधि में। गेहूं की प्रथम क्रांतिक अवस्था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गेहूं की प्रथम क्रांतिक अवस्था, बालियां निकलना, ऑप्शन बी दुग्ध अवस्था, ऑप्शन सी किल्ले निकलना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग आंसर दीजिएगा कि गेहूं की प्रथम क्रांतिक अवस्था कौन सी है। देखिए, गेहूं की प्रथम क्रांतिक अवस्था की बात करें तो किल्ले निकलना गेहूं की प्रथम क्रांतिक अवस्था है, कहलाती है। और यह गेहूं की किल्ले निकलने की अवस्था बुआई से 20 से 25 दिन के बाद होती है। कब होती है? बुआई से 25 दिन के बाद। इसलिए गेहूं की फसल में 20 से 25 दिन के अंदर पहली सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट, अल्फांसो एक प्रचलित किस्म है। ऑप्शन ए नाशपाती, ऑप्शन बी केला, ऑप्शन सी आम, ऑप्शन डी सेब। आप लोग आंसर दीजिएगा कि अल्फांसो एक प्रचलित किस्म है। देखिए, अल्फांसो जो है एक आम की एक प्रचलित किस्म है। आम की प्रचलित किस्म है अल्फांसो। एक और आम की प्रजाति है जिसे चंद्रकली के नाम से जानते हैं। चंद्रकली, जो चंद्रकली है वो भी आम की ही प्रजाति है जो कि बहुभुड़ी होती है। और यह प्रजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? केरल में। कहाँ पाई जाती है? केरल में। इस प्रकार अल्फांसो एक प्रचलित किस्म किसकी है? आम की। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि दूध में सर्वाधिक वसा उत्पादन वाली भैंस की नस्ल है। दूध की सर्वाधिक वसा उत्पादन करने वाली कौन सी भैंस की नस्ल है? ऑप्शन ए जाफराबादी, ऑप्शन बी मुर्रा, ऑप्शन सी मेहसाना, ऑप्शन डी भदावरी। आने वाले एक एग्ज़ाम अभी एग्ज़ाम एक अध्ययन चैनल ने कराया था जिसमें पूछा था कि इसमें से कौन सी भैंस की एक नस्ल है।
ऑप्शन दे दिया था जिसमें भदावरी भी था। कुछ बच्चे गलत करके आ गए थे। तो दूध में सर्वाधिक वसा उत्पादन करने वाली कौन सी भैंस की नस्ल है? भदावरी, जो कि सबसे ज़्यादा वसा उत्पादन करने वाली भैंस है। और यह एक भैंस की एक नस्ल है। नेक्स्ट पॉइंट, बैलाडीला खदान जानी जाती है। बैलाडीला खदान जानी जाती है। ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी अभ्रक, ऑप्शन सी लौह, ऑप्शन सी अयस्क हीरा। तो बैलाडीला खदान किसके लिए जानी जाती है? आप सब लोग आंसर दीजिएगा। देखिए, जो बैलाडीला खदान जो होती है वह लौह अयस्क की प्रचुर मात्रा यहाँ पर विद्यमान होती है और यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। बैलाडीला जो खदान होती है वह प्रायः लौह अयस्क की प्रचुर मात्रा के लिए जानी जाती है। और कहाँ स्थित है यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा लौह। और कहाँ स्थित है यह बैलाडीला खदान? यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये पिछले बार यूपीपीसीएस 2019 में यह क्वेश्चन पूछा था कि बैलाडीला खदान कहाँ स्थित है। समीक्षा अधिकारी में भी एक क्वेश्चन 1-2 बार पूछा जा चुका है कि बैलाडीला खदान कहाँ स्थित है। पिछले बार यूपी टेट जूनियर लेवल 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बैलाडीला खदान कहाँ स्थित है। तो छत्तीसगढ़ में किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। आज के सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? जो मणिपुर की सीमा है वो बांग्लादेश से नहीं मिलती है। और आखिर में बांग्लादेश की सीमा किस राज्य से मिलती है? तो मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये 3 तो हो गए, प्लस पश्चिम बंगाल और असम, ये भी 2 राज्य हैं। पश्चिम बंगाल, असम, पश्चिम बंगाल और असम, ये जो 2 राज्य हैं ये भी पश्चिम बंगाल से मिलते हैं। इस प्रकार बांग्लादेश से 5 राज्य मिलते हैं। बांग्लादेश से 5 राज्य कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इस प्रकार प्रश्नों की श्रृंखला में टोटल टॉप 22 क्वेश्चन आप लोगों के सामने प्रोवाइड कराया गया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोट डाउन कर दीजिएगा। जितने भी सारे क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है। आप लोग 1-2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में आना ही आना है। आप लोग ये नोट डाउन करते चलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद दोस्तों।